Hello everyone. Today we are going to discuss about chapter number 9 of 10th class science, that is heredity and evolution, आनुवंशिकता एवं जैव विकास। सबसे पहले हम हेरिडिटी दैट इज़ आनुवंशिकता के बारे में जानेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, इंसान का बच्चा जो है इंसान होता है और जानवर का बच्चा जानवर होता है। वैसे ही अगर हम मैंगो के सीड को बोएं तो उससे मैंगो का ही ट्री बनता है। हमारे अंदर जो है 50% डीएनए हमारे पिता से आता है और 50% डीएनए जो है हमारी माता से आता है। तो हम में कुछ करैक्टर ऐसे हुए जो हमारी माता से मिलेंगे और कुछ करैक्टर ऐसे हुए जो हमारे पिता से मिलेंगे। ऐसी करैक्टरिस्टिक या ट्रेट या गुण जो हमारे माता पिता से हम में आते हैं उसे ही हेरिडिटी कहते हैं। वी कैन से दैट हेरिडिटी इज़ डिफाइंड एज ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग इज़ कॉल्ड एज हेरिडिटी। करैक्टर्स को ट्रेट भी बोलते हैं। तो हेरिडिटी क्या हुई? जो हमारे माता पिता या हमारे पूर्वजों के गुण जो है हम में अवतरित होते हैं उसी को आनुवंशिकता या हेरिडिटी कहते हैं। जो भी ट्रेट्स या करैक्टर आपको अपने माता पिता से मिलते हैं उन्हें इनहेरिटेड ट्रेट कहते हैं। जैसे कि आपके हाइट जो है वो आपकी मम्मी की तरह है तो उसे क्या बोल दिया? इनहेरिटेड ट्रेट। या आपकी हेयर जो है आपकी मम्मी की तरह है या पापा की तरह है, या शेप ऑफ ईयर या नोज या चिन। नाउ इवोल्यूशन क्या होती है? चेंज इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्पीसीज ओवर सेवरल जनरेशन। मीन्स एक चेंज होना बहुत सारे सालों के बाद या बहुत सारे ईयर्स के बाद एक पार्टिकुलर स्पीसीज में। जैसे हम लोग होमोसेपियन है तो हमको ही ले लीजिए, हम में जो है डेवलपमेंट हुई। पहले हम ऐसे थे, फिर ऐसे हुए, फिर ऐसे, फिर हम में डेवलपमेंट होती गई, मीन्स हम में इवोल्यूशन होती गई और आज जो है हम टेक्नोलॉजी से जुड़ चुके हैं। तो इवोल्यूशन क्या हुई? किसी एक पार्टिकुलर स्पीसीज़ का डेवलपमेंट होना टाइम के साथ और छोटे छोटे नए करैक्टर का जुड़ते जाना ही क्या है? इवोल्यूशन है। तो इन सब में क्या हो गई? वेरिएशन हो गई। मीन्स यह जो है इस वाले से एडवांस हुआ और नेक्स्ट वाला पिछले वाले से एडवांस हुआ। हम कह सकते हैं कि इन सब में क्या हुई? एडवांसमेंट हुई, इवोल्यूशन हुई। एडवांसमेंट को ही इवोल्यूशन कहते हैं। इवोल्यूशन जो है किस वजह से होती है? ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन जो है डिफरेंस है इन डीएनए सीक्वेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल विद इन अ पॉपुलेशन। अकमुलेशन ऑफ वेरिएशन क्या हुआ? द वेरिएशन प्रोड्यूस्ड इन द ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग सक्सेसिव जनरेशंस गेट अकमुलेटेड इन द ऑर्गेनिज्म। अकमुलेशन का मतलब होता है जुड़ जाना। मीन्स जितने भी वेरिएशन आए होते हैं वह ऑर्गेनिज्म में जो है नए करैक्टर प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जिराफ, जो जिराफ होता था उसकी गर्दन पहले छोटी होती थी क्योंकि वह घास खाता था। ज़मीन से घास जो है ख़त्म हो गई तो उसे पेड़ से पत्ते खाने पड़े। तो उसकी एक जनरेशन ने पेड़ से पत्ते खाने के लिए अपनी गर्दन को स्ट्रेच किया और दूसरी जनरेशन की गर्दन थोड़ी और लंबी हो गई। और जो अब की जनरेशन देखते हो आप जिराफ की, उसकी गर्दन जो है वो बहुत लंबी है। अकमुलेशन क्या हुआ? किसी भी वेरिएशन का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जुड़ जाना और दूसरे जनरेशन से तीसरे में और तीसरे जनरेशन से चौथे जनरेशन में जुड़ते जाना ही अकमुलेशन ऑफ वेरिएशन कहलाता है। हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी को क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। मीन्स आनुवंशिकी। फादर ऑफ जेनेटिक्स इज ग्रीगर जॉन मेंडल।
अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि वेरिएशन और इवोल्यूशन को जानने के लिए ज़रूरी है। आपने 9th क्लास में सेल के बारे में पढ़ा है। यदि अगर हम एक कोशिका की बात करें तो यही से हमें कुछ बेसिक चीज़ें समझनी है। यह जो है एक कोशिका है। बेसिकली अगर हम मनुष्य या यूकैरियोट्स की बात करें तो कोशिका में केंद्रक होता है और यह जो न्यूक्लियस है या केंद्रक है इसमें क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो हम लोगों का शरीर जो है किस चीज़ से बना है? कोशिका से। कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो है एक जीव के लिए निश्चित होता है, मतलब फिक्स होता है। यदि हम बात करें मनुष्यों की तो मनुष्यों के प्रत्येक सेल में 46 क्रोमोसोम होंगे। क्रोमोसोम जो है दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक तो डीएनए और दूसरा प्रोटीन। यहाँ जो है हम मेनली डीएनए की बात करेंगे। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब हम लैंगिक जनन के बारे में बात करते हैं जो कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। जो फीमेल्स होती हैं उनमें अंडाणु पाए जाते हैं, मीन्स एग पाए जाते हैं, और जो मेल्स होते हैं उनमें शुक्राणु पाए जाते हैं, मीन्स स्पर्म पाए जाते हैं। तो अंडाणु और शुक्राणु क्या हुए? यह भी कोशिका ही हुए, सेल ही हुए। और कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस मीन्स केंद्रक। तो केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम जो है किससे मिलकर बने होते हैं? डीएनए से। तो यहाँ से आप क्या समझे कि जो डीएनए है वही माता पिता से संतान में आता है। जब शुक्राणु और अंडाणु फर्टिलाइज करते हैं तो युग्मनज बनता है, मीन्स जाइगोट बनता है। और जाइगोट से जो है भ्रूण बनता है, मीन्स एम्ब्रियो बनता है। और एम्ब्रियो से जो है बेबी बनता है। जो डीएनए होता है उसमें जीन पाए जाते हैं और यही जीन जो है माता पिता से संतान तक गुणों को ले जाते हैं। जो बेबी बना उसमें 23 क्रोमोसोम जो है अपनी माता से आए और 23 क्रोमोसोम जो है अपने पिता से आए। तो उसमें टोटल कितने क्रोमोसोम हुए? 46 क्रोमोसोम। यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर क्रोमोसोम की संख्या 46 से ज़्यादा या कम हो जाए तो क्या होगा? तो वेरिएशन होगी। और इसी वेरिएशन को जो है हम इवोल्यूशन में, मीन्स जैव विकास में पढ़ते हैं। वेरिएशन जो है 2 टाइप की होती है। नंबर 1 इज़ सोमेटिक वेरिएशन, मीन्स शारीरिक कोशिका भिन्नता, एंड जनन कोशिका भिन्नता, मीन्स गैमेटिक वेरिएशन। सोमेटिक वेरिएशन और गैमेटिक वेरिएशन में क्या डिफरेंस है? सोमेटिक वेरिएशन को जो है एक्वायर्ड ट्रेट्स भी कहते हैं और गैमेटिक वेरिएशन को जो है इनहेरिटेड ट्रेट्स भी कहते हैं। सोमेटिक वेरिएशन जो है बॉडी के सोमेटिक सेल में होती है, जबकि गैमेटिक वेरिएशन बॉडी के जर्म सेल में होती है। सोमेटिक सेल क्या होती है? एनी सेल ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म अदर देन रिप्रोडक्टिव सेल्स। रिप्रोडक्टिव सेल्स को छोड़ के लिविंग ऑर्गेनिज्म की कोई भी सेल है उसे सोमेटिक सेल कहते हैं। रिप्रोडक्टिव सेल कौन कौन सी होती है? ओवा एंड स्पर्म। जर्म सेल क्या हुई? रिप्रोडक्टिव सेल्स। जर्म सेल जो है लड़कों में स्पर्म बनाती है और लड़कियों में जो है एग बनाती है। सोमेटिक वेरिएशन में एक्वायर्ड ट्रेट मीन्स उपार्जित लक्षण जो है माता पिता से बच्चों में ट्रांसफ़र नहीं होते, जबकि गैमेटिक वेरिएशन में जो है आनुवांशिक लक्षण जो है माता पिता से बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं। थर्ड पॉइंट इज़ जो सोमेटिक वेरिएशन होती है उसकी वजह से जो है इवोल्यूशन नहीं होती, जबकि गैमेटिक वेरिएशन की वजह से जो है इवोल्यूशन होती है।
एक्वायर्ड ट्रेट जो है हम में हमारे जन्म के बाद डेवलप होते हैं, जैसे कि पढ़ना, किसी के साथ खेलना इत्यादि। सपोज़ अगर आपकी मम्मी ने जो है अपने नाक या कान में छेद कराया है तो ज़रूरी नहीं कि आप भी अपने नाक या कान में छेद कराएं। इनहेरिटेड ट्रेट्स हो गए जैसे कि आपकी हाइट या स्किन कलर या हेयर कलर जो है अपने माता पिता से मिलता हो। वेरिएशन से रिलेटेड एक और बात को आप लोगों को समझना है कि जो अलैंगिक और लैंगिक जनन होता है उनमें दोनों में से किस में ज़्यादा वेरिएशन होती है। जो अलैंगिक जनन होता है उसमें वेरिएशन या तो ना के बराबर होती है या बहुत ही कम होती है, जबकि लैंगिक जनन में जो है ज़्यादा वेरिएशन देखी जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है कि लैंगिक और अलैंगिक जनन में किस में विभिन्नता होगी और दोनों में से किस में जैव विकास होगा। तो आपका आंसर होगा लैंगिक जनन में जो है ज़्यादा जैव विकास होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन दोनों में से कौन जो है जैव विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा? जो लैंगिक जनन होता है वह जो है जैव विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट टर्म इज़ डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ट्रेट्स का तो आपको पता ही है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई भी गुण, फॉर एग्जांपल उसकी हाइट, उसका कलर, उसके जो है नोज़ की शेप, उसके ईयर की शेप, आइज़ की शेप एट्सेट्रा। अब जो है हम इस डायग्राम के जरिए देखेंगे कि डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होता है। डोमिनेंट का मतलब होता है ऐसा ट्रेट जो कि अगली जनरेशन में शो हो। जैसे मैंने आपको बताया पहले भी कि एक बेबी के बनने के लिए पेरेंट्स के सेक्स सेल की ज़रूरत पड़ती है। चाइल्ड जो है उसमें 50% डीएनए मदर का होता है और 50% डीएनए जो है फादर का होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल फादर की आइज़ का कलर जो है वो ब्राउन है और मदर की आइज़ का कलर जो है वो ब्लू है। और सपोज जो उनके बच्चा हुआ उसकी आइज़ का कलर कैसा आया? ब्राउन। तो अभी माता पिता दोनों में से किसका गुण जो है बच्चे में दिखाई दे रहा है? ऑफ कोर्स डैड का। ठीक है, बच्चे की आइज़ भी कैसी आई? ब्राउन ही आई। तो डैड कैसा हुआ? डोमिनेंट हुआ। मतलब ये हुआ कि माता या पिता में से जिसका गुण जो है बच्चे में जाएगा वो क्या होगा? वो डोमिनेंट होगा। और जिसका गुण जो है वो छुप जाएगा वो क्या होगा? रिसेसिव होगा। So we can say that dominant trait are the trait that always show up in the organism whenever it present। जो डोमिनेंट ट्रेट होता है उसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से। रिसेसिव ट्रेट जो है हिडन हो जाते हैं या कवर अप हो जाते हैं जब डोमिनेंट अलील प्रेजेंट होता है। रिसेसिव ट्रेट को जो है डिनोट करते हैं लोअर केस लेटर्स से। नेक्स्ट इज जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है? जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इनहेरिटेड बाय ऑफस्प्रिंग। फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप जो है मॉर्फोलॉजिकल या आउटवर्ड अपीयरेंस होती है ऑर्गेनिज्म की या उसका बिहेवियर होता है। जीनोटाइप और फिनोटाइप को जो है हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट है जिसके जीनोटाइप मीन उसके सेक्स सेल जो हैं कैपिटल बी भी हैं और दूसरे के कैपिटल बी और स्मॉल बी हैं। तो उनसे जो प्लांट हुआ उनका जो फ्लावर कलर आया वो वाइट आया, लेकिन उसके जो गैमेट बने वो स्मॉल बी होंगे। गैमेट को देखकर बोल सकते हैं कि ये जीनोटाइप है और कलर ऑफ फ्लावर को देख के हम बोल सकते हैं कि ये जो है फिनोटाइप हैं। सो जो फिज़िकल अपीयरेंस हुई मतलब जिसको हम बाहर से देख सकते हैं किसी भी चाइल्ड या किसी भी नेक्स्ट जनरेशन में, उसे हम फिनोटाइप कहेंगे और जो उनके गैमेट या सेक्स सेल होंगे उन्हें हम जीनोटाइप कहेंगे। नेक्स्ट हम जानेंगे कि मेंडल की क्या क्या कंट्रीब्यूशन रही जेनेटिक्स में।
यह तो हमें मालूम है कि माता पिता के कुछ गुण जो है बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन माता पिता से बच्चों में जो है ये गुण कैसे जाते हैं और माता पिता का जो है कौन सा गुण जो है बच्चों में जा रहा है, यह सब हमें मेंडल का योगदान ही बताता है। ग्रीगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। वह एक ऑस्ट्रेलियन मॉन्क थे जिन्होंने पी प्लांट के ऊपर काम किया था हेरिडिटी मीन्स आनुवंशिकता के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। मेंडल ने जो है पी प्लांट सेलेक्ट किया था उसके एक्सपेरिमेंट के लिए। ही यूज्ड नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर फॉर गार्डन पी। कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर कैसे होते हैं? बिल्कुल ही एक दूसरे के अपोजिट या एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट करेक्टर। यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है कि मेंडल ने जो है पी प्लांट को ही क्यों सिलेक्ट किया था। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम है पाइसम सैटिवम और इसका क्रोमोसोम नंबर जो है 14 है। उसने जो है पी प्लांट को ही सिलेक्ट किया क्योंकि नंबर 1 क्योंकि जो पी प्लांट था वो शो करता था बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट कैसे ट्रेट होते हैं? जो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं, मीन्स एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट जैसे कि एक प्लांट की हाइट जो है वो ज़्यादा है और दूसरी प्लांट की हाइट जो है वो कम है, और एक प्लांट का सीड जो है वो रिंकल्ड है और दूसरी प्लांट का सीड जो है वो राउंड है। पी प्लांट का जीवन काल जो है छोटा होता है। पी प्लांट में जो है नॉर्मली सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है, लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी कराई जा सकती है। पी प्लांट में जो है एक ही जनरेशन में बहुत सारे सीड्स बन जाते हैं। तो ये सब तो था कि मेंडल ने जो है पी प्लांट किस लिए सिलेक्ट किया था और उसकी क्या एडवांटेजेस थी। मेंडल ने 2 पी के प्लांट सिलेक्ट किए। उसके बाद जो है उसने उनके 7 कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर लिए। कॉन्ट्रास्टिंग मीन्स अलग अलग, जो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। पहला करैक्टर उसने सिलेक्ट किया सीड शेप। एक प्लांट के सीड जो थे वो राउंड शेप के थे और दूसरे के सीड जो थे वो रिंकल्ड शेप के थे। दूसरा करैक्टर जो था उसने सिलेक्ट किया था सीड कलर। एक प्लांट के सीड का कलर जो था वो येलो था और दूसरे का कलर कैसा था? ग्रीन। तीसरा करैक्टर उसने लिया था पोड शेप मीन्स फली का आकार। एक प्लांट की फली जो थी वो इन्फ्लेटेड थी मीन्स फूली हुई थी, जबकि दूसरे की फली जो थी वो कंस्ट्रिक्टेड थी मीन्स सिकुड़ी हुई थी। फोर्थ करैक्टर उसने लिया था पोड कलर, फली का रंग। एक का रंग जो था वो हरा था और दूसरी का रंग जो था वो पीला था। नेक्स्ट करैक्टर इज़ फ्लावर कलर। एक प्लांट के फ्लावर का कलर जो था वो पर्पल था और दूसरे प्लांट के फ्लावर का कलर जो था वो वाइट था। नेक्स्ट वन इज़ फ्लावर लोकेशन मीन्स फ्लावर कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट था। एक प्लांट का फ्लावर जो था वो एक्सिल पोजीशन पे प्रेजेंट था मीन्स लोकेटेड नियर द मिडल ऑफ द प्लांट, जबकि दूसरे का फ्लावर जो था वो लोकेट था एट द एंड ऑफ द स्टेम मीन्स टर्मिनल पोजीशन पे। 7th करैक्टर उसने लिया था प्लांट का साइज मीन्स प्लांट जो है वो लंबा है या छोटा। तो एक प्लांट जो था वो लंबा था और दूसरा प्लांट जो था वो छोटा था। पी प्लांट सेलेक्ट करने के बाद जो है मेंडल ने कंडक्ट किए थे मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉसेस। सबसे पहले आपको समझना है कि क्रॉस होता क्या है। एक प्लांट हमने यह लिया जिसमें मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, और यह जो है हमने दूसरा प्लांट लिया जिसमें भी मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। क्रॉस कराने के लिए हम एक प्लांट का जो है मेल पार्ट लेंगे और दूसरे प्लांट का जो है फीमेल पार्ट लेंगे।
जैसे कि आपको पता है मेल पार्ट में पोलन ग्रेन आते हैं, तो जो पोलन ग्रेन है वो यहाँ पर आएंगे और रिप्रोडक्शन प्रोसेस यहीं पर कंप्लीट होगी और यहीं पर बीज का निर्माण होगा। पॉलिनेशन जो है 2 टाइप की होती है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, जो पोलन ग्रेन होते हैं एक फ्लावर के, वो ट्रांसफ़र होते हैं टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम काइंड। सेम काइंड मीन्स स्पीसीज तो उनकी एक ही होगी लेकिन फ्लावर जो है वो अलग अलग होगा। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होती है, इसमें जो है पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। मतलब एक ही प्लांट में मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स होंगे, मीन्स वही प्लांट फादर होगा और वही प्लांट जो है मदर होगी। नाउ व्हाट इज़ मोनोहाइब्रिड क्रॉस? मोनो मीन्स सिंगल एंड हाइब्रिड मीन क्रॉस। मेंडल ने जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में प्लांट के सिर्फ एक ट्रेट को स्टडी किया था, जो था प्लांट हाइट। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो है मेंडल ने 2 पी प्लांट के बीच क्रॉस करवाया था, जिनके कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर थे, मीन्स अलग अलग गुण थे। एक जो था वो लंबा प्लांट था, दूसरा जो था वो ड्वार्फ मतलब छोटा प्लांट था। मेंडल ने जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए एक लंबे पौधे को लिया और एक बौने पौधे को लिया। लंबा प्लांट जो है डोमिनेंट करैक्टर शो करता है, जबकि छोटा प्लांट जो है रिसेसिव ट्रेट शो करता है। डोमिनेंट मैंने आपको पहले भी बताया, जिसके करैक्टर ऑलवेज शो होते हैं, जबकि रिसेसिव के करैक्टर जो है छिप जाते हैं, हिडन हो जाते हैं। मेंडल ने कहा था कि कुछ फैक्टर हैं जो प्लांट को लॉन्ग या शॉर्ट करैक्टर देते हैं। हमें मालूम है कि क्रोमोसोम में जीन होते हैं, वही नेक्स्ट जनरेशन में करैक्टर या ट्रेट को ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन मेंडल के ज़माने में यह पता नहीं था, तो उन्होंने जीन की जगह फैक्टर का नाम दिया था। ऐसे फैक्टर या जीन जो प्लांट को टॉल करैक्टर देते हैं, उनको हमने रिप्रेजेंट किया कैपिटल टी और कैपिटल टी से, जबकि ऐसे फैक्टर या जीन जो प्लांट को शॉर्ट करैक्टर देते हैं, उनको हमने रिप्रेजेंट किया स्मॉल टी एंड स्मॉल टी से। मेंडल ने जो है कैपिटल टी और स्मॉल टी 2 बार क्यों लिया? क्योंकि जो पी प्लांट है वो डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड मीन्स 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, तो हर एक क्रोमोसोम के 2 सेट होंगे। फिर मेंडल ने क्या किया कि इन दोनों प्लांट्स को क्रॉस करा दिया, तो वह जनरेशन जिसके बीच उसने क्रॉस कराया वह हो गई पेरेंटल जनरेशन। अब जो है रिप्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, गैमेट बनेंगे। गैमेट्स जो हैं वो हैप्लॉयड होते हैं। हैप्लॉयड मीन्स क्रोमोसोम का जो है एक ही सेट प्रेजेंट होगा। तो टॉल प्लांट जो गैमेट्स बनाएगा उनमें कैपिटल टी जीन होगी, जबकि शॉर्ट प्लांट जो गैमेट्स बनाएगा उनमें स्मॉल टी जीन होगी। अब यह गैमेट जो है आपस में फ्यूज़ करेंगे और फर्स्ट फिलियल जनरेशन बनाएंगे। तो F1 जनरेशन में जो प्लांट्स बनेंगे उनकी क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है? पहली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, पहला कैपिटल टी पहले स्मॉल टी से क्रॉस कर जाए। इन दोनों के क्रॉस से जो पी प्लांट बनेगा उसके जीन होंगे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दूसरा कैपिटल टी जो है दूसरे स्मॉल टी से क्रॉस कर जाए। इनके क्रॉस से भी जो प्लांट बनेगा उसके गैमेट होंगे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ऐसे ही थर्ड और फोर्थ केस में भी होगा, जिसमें पहला कैपिटल टी दूसरे स्मॉल टी से क्रॉस करेगा और दूसरा कैपिटल टी पहले स्मॉल टी से क्रॉस करेगा।
इन दोनों से भी जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म होंगे उनका जेनेटिक कॉम्बिनेशन कैपिटल और स्मॉल टी होगा। जब मेंडल ने यह एक्सपेरिमेंट किया तो उसे F1 जनरेशन में सारे के सारे पी प्लांट जो हैं टॉल मिले। तो जो फिज़िकल करैक्टर होता है उसे हम कहते हैं फिनोटाइप। पी से फिज़िकल और पी से फिनोटाइप याद रख लेना है। और जो जीन या जेनेटिक कंपोजिशन इस फिज़िकल अपीयरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है उसे जीनोटाइप कहते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन का फिनोटाइप मेंडल ने ऑब्जर्व किया दैट ऑल प्लांट्स आर टॉल, कि सभी के सभी प्लांट जो थे वो लंबे थे। और इससे हमें ये समझ आया कि जब कैपिटल टी और स्मॉल टी साथ में प्रेजेंट होंगे तो केवल कैपिटल टी एक्सप्रेस होता है और स्मॉल टी एक्सप्रेस नहीं हो पाता। सो उसने कहा कैपिटल टी डोमिनेंट है और स्मॉल टी जो है रिसेसिव है। डोमिनेंट मीन्स प्रभावी और रिसेसिव मीन्स अप्रभावी। अब मेंडल ने जो है F1 जनरेशन के 2 प्लांट लिए और दोनों को जो है फ्यूज़ करा दिया। दोनों प्लांट में यहाँ जो गैमेट बनेंगे वो होंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी। यह गैमेट जो हैं आपस में फ्यूज़ होके सेकेंड फिलियल जनरेशन बनाएंगे, मींस F2 जनरेशन बनाएंगे। तो यहाँ जो है ज़्यादा गैमेट्स इन्वॉल्व हैं तो यहाँ ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो इस सब को इजी बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे प्यूनेट स्क्वायर। प्यूनेट स्क्वायर बनाने के लिए जो है सबसे पहले ड्रॉ करना है एक स्क्वायर और इसके साइड में जो है पहले पेरेंट के गैमेट को लिख देना है और ऊपर की साइड जो है लिखना है दूसरे पेरेंट्स के गैमेट्स को। इन गैमेट्स को फ्यूज़ करने के बाद हमें जो मिलेगा फर्स्ट बॉक्स में होगा कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, सेकेंड बॉक्स में होगा कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, थर्ड बॉक्स में होगा कैपिटल टी एंड स्मॉल टी और फोर्थ बॉक्स में होगा स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। यह सारे आ गए हमारे पास F2 जनरेशन के जीनोटाइप। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इनका फिनोटाइप कैसा होगा, मींस इनकी फिज़िकल अपीयरेंस कैसी होगी, तो पहले दूसरे और तीसरे प्लांट की फिज़िकल अपीयरेंस मींस फिनोटाइप कैसा आया हमारे पास, टॉल, जबकि फोर्थ प्लांट जो आया वो आया शॉर्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो है F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशो क्या आया, तो हमने देखा कि 3 प्लांट जो हैं वो लंबे आए और एक प्लांट जो है वो छोटा आया। तो फिनोटिपिक रेशो क्या हुआ, 3:1। अगर आपसे पूछा जाए कि F2 जनरेशन में प्लांट्स का जीनोटिपिक रेशो क्या आया, तो आप बोलेंगे कि एक जो है कैपिटल टी है और 2 जो हैं कैपिटल टी स्मॉल टी है और एक जो है स्मॉल टी है। तो जीनोटिपिक रेशो क्या हुआ, 1:2:1। दैट्स ऑल अबाउट मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एग्ज़ाम में, हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट में बी डोमिनेंट और रिसेसिव, तो आप लोगों ने जो है पूरा का पूरा मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बता देना है। तो आज के वीडियो में हमने हेरिडिटी के बारे में जाना और एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट्स के बारे में जाना। एक्वायर्ड ट्रेट कैसे ट्रेट होते थे जो हमें हमारे जन्म के बाद डेवलप होते हैं, जबकि इनहेरिटेड ट्रेट जो हैं वो हमारे माता पिता से हम में ट्रांसफ़र होते हैं।